बहुत पुरानी बात है। एक समय की बात है कि किसी विशाल नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुख और शांति का वास था। उस गांव का नाम रामपुर था, जहां के लोग अपनी सादगी और प्रेम के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। चारों तरफ लहलहाते खेत और पुराने बरगद के पेड़ों की ठंडी छांव इस गांव की पहचान थी। सुबह के समय जब पक्षी अपनी मीठी आवाज में चहकते थे, तब पूरा गांव एक नई ऊर्जा के साथ जागता था और अपने दैनिक कार्यों में पूरी श्रद्धा के साथ जुट जाता था। रामपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और भव्य हवेली थी, जिसे सब लोग शांति निवास के नाम से जानते थे। यह हवेली गांव की पुरानी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना थी, जिसकी दीवारें सफेद चूने से पुती हुई थीं और मुख्य द्वार पर नक्काशीदार भारी लकड़ी का दरवाजा लगा था। इस घर के आंगन में एक विशाल नीम का पेड़ था, जो तपती दोपहर में पूरे घर को अपनी शीतल छाया से भर देता था। घर की चौखट पर हमेशा ताजे फूलों की रंगोली बनी रहती थी, जो घर की खुशहाली को दर्शाती थी। इसी शांति निवास की गृहलक्ष्मी थी मीरा, जो अपने शांत स्वभाव और धैर्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। मीरा ने इस घर को केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और मेहनत से एक मंदिर बना दिया था। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और पूरे घर की सफाई बड़े चाव से करती थी। उसके लिए उसका घर ही उसकी दुनिया थी और वह इसकी मान मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। मीरा के चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान बनी रहती थी, जो सबको सुकून देती थी। मीरा का विवाह इस घर के बड़े बेटे माधव से हुआ था, जो स्वभाव से बहुत ही सीधा और मेहनती व्यक्ति था। माधव खेतों में काम करता था और शाम को घर लौटकर मीरा के साथ शांति से समय बिताना पसंद करता था। उन दोनों के बीच एक गहरा सम्मान और विश्वास था, जिसने इसकी साथ हुसतने एक बताए की डोरी से समान के खान से बीच इस घर की नींव को बहुत मजबूत बना रखा था। मीरा अक्सर कहती थी कि माधव, हमारा घर हमारी पहचान है और इसकी हर दीवार में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद छिपा हुआ है। हम इसे हमेशा प्यार से सींचेंगे। घर का सबसे पवित्र कोना आंगन में बना वह छोटा सा मंदिर था, जहां मीरा रोज शाम को घी का दिया जलाती थी। मंदिर के पास ही तुलसी का एक हरा भरा पौधा था, जिसकी वह नियमित रूप से पूजा करती थी और जल चढ़ाती थी। वह मानती थी कि तुलसी की पूजा करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और सुख शांति बनी रहती है। जब वह शाम की आरती करती थी, तो उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती थी और आसपास के वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय और शांत कर देती थी। मीरा को रसोई घर से बहुत लगाव था, जहां वह पारंपरिक पीतल के बर्तनों में बड़े प्रेम से भोजन पकाती थी। रसोई की दीवारों पर मसालों की सोंधी खुशबू हमेशा बसी रहती थी, जो भूख को और भी बढ़ा देती थी। वह अक्सर चूल्हे पर रोटियां बनाती और गांव के बाद बीजे थी। रीति रिवाजों के अनुसार सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकालती थी। भोजन परोसते समय उसका स्नेह देखते ही बनता था, क्योंकि वह मानती थी कि प्रेम से खिलाया गया भोजन शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तृप्त कर देता है। गांव का कुआं घर से थोड़ी दूर था, जहां गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं और आपस में सुख दुख साझा करती थीं। मीरा जब भी कुएं पर जाती, तो वह सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती थी और बड़ों का बहुत आदर करती थी। उसकी सादगी और मधुर वाणी के कारण गांव की सभी महिलाएं उसे बहुत पसंद करती थीं और उसे आदर्श बहू मानती थीं। वह कभी किसी की बुराई नहीं करती थी और हमेशा सकारात्मक बातें करके सबका मनोबल बढ़ाती रहती थी और शांति का संदेश देती थी। शांति निवास के दालान में लकड़ी के पुराने खंभे थे, जिन पर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई थीं और जो समय की मार सहने के बाद भी गर्व से खड़े थे। मीरा इन खंभों को हर त्योहार पर सजाती थी और उन्हें घर की ताकत का प्रतीक मानती थी। वह अक्सर शाम को बरामदे में एक तरफ करी है बैठकर पुराने दिनों की कहानियां याद करती थी, जब यह घर लोगों की भी और उत्सवों से भरा रहता था। उसके मन में हमेशा यह इच्छा रहती थी कि यह घर इसी तरह चमकता रहे और इसकी मर्यादा कभी कम न हो। गर्मियों के दिनों में जब लू चलती थी, तब मीरा घर की खिड़कियों पर खस के पर्दे लगा देती थी, ताकि घर के भीतर ठंडक बनी रहे। वह मटके का शीतल जल सबको पिलाती
और दोपहर में सबको गुड़ और चना खिलाती थी ताकि किसी को थकान महसूस न हो। उसके इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों के कारण घर के सभी संता के सदस्य खुद को बहुत सुरक्षित और सुखी महसूस करते थे। मीरा का समर्पण ही था जिसने इस परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखा था और उसे बिखरने से बचाया था। बारिश के मौसम में जब मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैलती थी, तब मीरा आंगन में बैठकर बारिश की बूंदों को निहारना पसंद करती थी। वह कहती थी कि बारिश की यह फुहारें पुरानी यादों को ताज़ा कर देती हैं और धरती को फिर से नया जीवन प्रदान करती हैं। वह घर की छतों की मरम्मत खुद खड़े होकर करवाती थी ताकि पानी अंदर न टपके और घर की मजबूती बनी रहे। उसके लिए घर की सुरक्षा सर्वोपरि थी और वह इसमें कभी भी लापरवाही या आलस नहीं बरतती थी। मीरा के मन में एक ही डर हमेशा बना रहता था कि कहीं उसके परिवार की यह एकता और घर का सम्मान किसी की बुरी नज़र का शिकार न हो जाए। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु, मेरे इस छोटे से संसार को हमेशा सलामत रखना और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसकी रक्षा कर सकूं। उसका अपने घर के प्रति यह अनुराग केवल संपत्ति का मोह नहीं था, बल्कि यह उसकी आत्मा का इस मिट्टी से अटूट रिश्ता था। वह इसे अपना मान और मर्यादा मानती थी। गांव में जब भी कोई उत्सव होता, तो मीरा सबसे पहले आगे बढ़कर काम संभालती थी और सबको साथ लेकर चलती थी। वह मानती थी कि अकेले चलना आसान है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना ही असली धर्म है और इसी में सच्ची खुशी छिपी है। उसने कभी भी जाति या भेदभाव को अपने घर की चौखट के भीतर आने नहीं दिया और सबका समान आदर किया। उसकी इसी उदारता के कारण उसे पूरे गांव में अन्नपूर्णा के नाम से भी पुकारा जाने लगा था। माधव भी अपनी पत्नी के गुणों की बहुत सराहना करता था और अक्सर कहता था कि मीरा, तुम्हारे बिना यह हवेली केवल एक निर्जीव इमारत बनकर रह जाती। तुमने अपने प्यार और संस्कारों से इसमें जान फूंक दी है और इसे एक स्वर्ग जैसा स्थान बना दिया है। मीरा यह सुनकर केवल मुस्कुरा देती थी और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती थी कि उसे इतना समझने वाला जीवन साथी और इतना प्यारा घर मिला है। वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट और खुश थी। शांति निवास की एक और विशेषता उसका बड़ा सा बगीचा था, जहां मीरा ने तरह तरह के फल और फूलों के पौधे लगाए थे। सुबह सुबह जब वह फूलों को चुनती थी, तो उसकी उंगलियों में उन फूलों की महक बस जाती थी जो घंटों तक बनी रहती थी। वह पौधों को अपने बच्चों की तरह पालती थी और उनसे बातें भी करती थी, क्योंकि उसका मानना था कि पौधों में भी जान होती है। प्रकृति के प्रति उसका यह प्रेम उसे एक साधारण स्त्री से बहुत अलग और खास बनाता था। मीरा के ससुर एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, जिन्होंने मीरा को हमेशा यही सिखाया था कि बेटा, घर की दीवारें ईंटों से नहीं बल्कि विश्वास से बनती हैं। उन्होंने मीरा को घर की चाबियां सौंपते समय कहा था कि अब तुम इस मर्यादा की रक्षक हो और तुम्हें हर हाल में इसे संभालना है। मीरा ने उन शब्दों को अपने दिल में बसा लिया था और वह हर पल उन साथ ही अब बस करने साथ ही की जाती है वचनों का मान रखने की कोशिश करती थी। उसने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। गांव के बाजार में जब कभी मीरा जाती, तो वह बहुत ही शालीनता से बात करती थी और अपनी जरूरतों का सामान बड़ी समझदारी से खरीदती थी। वह फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखती थी और बचत करके घर के भविष्य को सुरक्षित बनाने की योजना बनाती रहती थी। उसका मानना था कि मेहनत की कमाई का बात करे कि सभी में कहीं कहीं तही एक एक पैसा बहुत कीमती होता है और उसे सही जगह ही इस्तेमाल करना चाहिए। गांव के दुकानदार भी मीरा का बहुत सम्मान करते थे और उसे उचित मूल्य ही बताते थे। शाम के समय जब सूरज ढल जाता था, तब मीरा घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखती थी ताकि राहगीरों को रोशनी मिल सके। यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी और मीरा ने इसे पूरी निष्ठा के साथ जारी रखा था ताकि परंपराओं की कई न टूटे। वह कहती थी कि रोशनी बांटने से अपने घर का अंधेरा भी दूर हो जाता है और मन को असीम शांति मिलती है। उसके चेहरे का तेज उस दीपक की लौ की तरह ही उज्ज्वल और पावन रहता था। मीरा का दिन कभी भी बिना किसी को दान दिए पूरा नहीं होता था, क्योंकि उसका मानना था कि देने से ही बरकत होती है, चाहे वह मुट्ठी भर अनाज हो
या किसी के लिए मीठे बोल। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। गांव के गरीब लोग अक्सर अपनी परेशानियां लेकर मीरा के पास आते थे और वह अपनी क्षमता के अनुसार सबकी सहायता करती थी। उसके घर से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा, क्योंकि वह सबको अपना मानती थी। एक रात जब आसमान में चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था, मीरा अपने बरामदे में बैठी भविष्य के सपने बुन रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी और इस घर की विरासत को आगे बढ़ाएगी। उस समय वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जिसे देखकर मीरा का मन प्रसन्न हो गया था। उसे ऐसा लग रही देखा पाश में बात करेगी। मीरा सपने बढ़ामदे में बैठी भविष्य के सपने रहा था, जैसे सारा संसार उसे आशीर्वाद दे रहा हो और उसके घर को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रहा हो। शांति निवास के पुराने संदूकों में रेशमी कपड़े और पूर्वजों के गहने रखे हुए थे, जिन्हें मीरा बड़ी सावधानी से धूप दिखाती और सहेजती थी। वह अक्सर उन गहनों को देखकर पुराने समय की भव्यता की कल्पना करती थी और खुद को धन्य महसूस करती थी। उसके लिए वह खुद को दान है केवल आभूषण नहीं थे, बल्कि उन लोगों की यादें थीं जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वह चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों और यादों का इसी तरह सम्मान करें। सर्दियों के दिनों में जब कोहरा गांव को अपनी चादर में लपेट लेता था, तब मीरा जल्दी उठकर गर्म पानी तैयार करती और सबके लिए चाय बनाती थी। वह घर के हर कोने में धूप और अगरबत्ती जलाती थी, ताकि नमी की गंध दूर हो जाए और वातावरण शुद्ध बना रहे। उसके हाथ की बनी अदरक वाली चाय की खुशबू पूरे दालान में फैल जाती थी, जो सुबह हर कोने पूर खास की बात करी थी कि सुस्ती को पल भर में गायब कर देती थी। वह अपने काम में बहुत निपुण थी। मीरा का मानना था कि घर की असली शोभा वहां रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम और आदर से होती है, न कि महंगे सामानों से। इसलिए वह हमेशा यह सुनिश्चित करती थी कि परिवार में कभी कोई मनमुटाव न हो और सब मिलजुल कर रहें। यदि कभी कोई छोटी मोटी बहस होती, तो वह अपनी सूझबूझ से उसे तुरंत शांत कर देती थी। उसकी बुद्धिमानी और धैर्य ने कई बार घर को बड़े संकटों से बचाया था और एकता बनाए रखी थी। भाग 1 के अंत में मीरा अपने घर के आंगन में खड़ी होकर ढलते सूरज को देख रही है और उसके मन में एक अजीब सी हलचल है। उसे इस बात का आभास नहीं है कि आने वाला समय उसके धैर्य और उसके आत्मसम्मान की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। वह अभी भी अपनी शांतिपूर्ण दुनिया में मग्न है और अपने घर की मर्यादा को सर्वोपरि मानती है, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है, जो जल्द ही सामने आने वाला है। धीरे धीरे समय बीतता गया और गांव में पतझड़ की ऋतु ने दस्तक दी, जब पेड़ों से सूखे पत्ते गिरकर धरती पर एक सुनहरी चादर बिछा देते थे। एक दोपहर जब धूप थोड़ी तीखी थी, शांति निवास के मुख्य द्वार पर एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उसमें से माधव की दूर की बुआ शारदा अपने भारी सामान के साथ उतरी। शारदा बुआ का स्वभाव हमेशा से ही थोड़ा कठोर और चंचल रहा था, और उनके आने की खबर से घर के शांत वातावरण में एक अनकही बेचैनी फैल गई थी। मीरा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन बुआ की आंखों में वह स्नेह नहीं था जो एक रिश्तेदार में होना चाहिए था। शारदा बुआ ने घर में कदम रखते ही अपनी तीखी नजरों से पूरे आंगन और कमरों का जायजा लेना शुरू कर दिया, जैसे वे किसी कमी की तलाश में हों। उन्होंने मीरा से कहा कि बहू, सुना है तुमने इस घर को बहुत संभाल कर रखा है, पर मुझे तो यहाँ सब कुछ पुराना और ढीला लग रहा है। मीरा ने नम्रता से उत्तर दिया कि बुआ जी, यह घर हमारी परंपराओं से बंधा है। यह चमक धमक से ज्यादा सुकून की अहमियत है। बुआ ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए संदूक को देखा और मन ही मन अपनी चालें चलने की योजना बनाने लगी, जिससे इस घर की शांति भंग होने वाली थी। माधव जब शाम को खेत से लौटा, तो उसने बुआ को घर पर पाया और उनका हालचाल पूछा, लेकिन बुआ ने बातों बातों में मीरा की कार्यकुशलता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने माधव से कहा कि बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत भोली है और शायद उसे घर की संपत्ति के असली मूल्य का अंदाजा नहीं है। वह इसे केवल सेवा समझती है। माधव को बुआ की बातें थोड़ी अजीब लगीं।
लेकिन उसने बड़े होने के नाते उनकी बातों को अनसुना कर दिया और मुस्कुराकर भोजन करने बैठ गया। मीरा ने महसूस किया कि बुआ के शब्द जहर की तरह धीरे धीरे घर के वातावरण में घुलने लगे थे और अशांति पैदा कर रहे थे। अगले कुछ दिनों में शारदा बुआ ने घर के छोटे छोटे कामों में नुक्स निकालना शुरू कर दिया और मीरा को यह जताने की कोशिश की कि वह इस घर पर अपना अधिकार खो रही है। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं से मिलना शुरू किया और मीरा के बारे में देखी तरह तरह की बातें करने लगीं ताकि गांव में उसकी छवि खराब हो सके। बुआ का कहना था कि घर की असली मालकिन वही हो सकती है जो संपत्ति को बढ़ाना जानती हो, न कि वह जो केवल पुरानी परंपराओं को ढोती रहे। मीरा चुपचाप सब कुछ सुनती रही क्योंकि वह बड़ों का अनादर नहीं करना चाहती थी और घर की मर्यादा बचाना चाहती थी। गांव के कुएं पर जब स्त्रियां पानी भरने के लिए एकत्रित हुईं, तो वहां शांति निवास की चर्चा छिड़ गई और शारदा बुआ द्वारा फैलाई गई अफवाहें आग की तरह फैलने लगीं। कुछ महिलाओं ने कहा कि सुना है मीरा के घर में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसकी बुआ सास उसे घर से निकालने की तैयारी कर रही है। यह सुनकर मीरा सास के बाद जानते ही के लिए कभी की बात 2082 की सहेलियां चिंतित हो गईं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस मामले में क्या हस्तक्षेप करें। गांव के लोग जो कल तक मीरा की प्रशंसा करते थे, अब संदेह की नहरों से हवेली की ओर देखने लगे थे और कानाफूसी कर रहे थे। मीरा जब बाजार गई तो उसने देखा कि लोग उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे हैं और उसकी ओर से अपनी नजरें चुरा रहे हैं, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर भी उसके चरित्र और उसकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे थे, जो उसके आत्मसम्मान के लिए एक बड़ी चोट थी। घर लौटते समय उसका मन बहुत भारी था और उसने सोचा कि क्या सचमुच मर्यादा की रक्षा करना इतना कठिन काम है। उसने अपने आंसुओं को रोक लिया और घर की दहलीज पर कदम रखते ही फिर से वही शांत मुखौटा पहन लिया ताकि माधव को चिंता न हो। एक दिन शारदा बुआ ने मीरा के ससुर द्वारा दिए गए पुराने गहनों के संदूक को खोलने की मांग की और कहा कि इन गहनों पर उनका भी उतना ही हक है जितना मीरा का। मीरा ने बहुत ही विनयपूर्वक कहा कि बुआ जी, ये गहने इस घर की अमानत हैं और ससुर जी ने इन्हें केवल उत्सवों पर पहनने की हिदायत दी थी। इस बात पर बुआ आग बबूला हो गई और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बहू अब मुझे मेरे ही भाई के घर में पराया समझ रही है। घर के नौकर और समझ हदी अपने पारत करती है। आसपास के पड़ोसी यह तमाशा देख रहे थे और मीरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शाम के समय गांव की एक बहुत पुरानी दाई और सबकी सम्मानित काकी शांति निवास आईं और उन्होंने मीरा को उदास देखकर उसे एकांत में बुलाया और बहुत गहरी बात कही। काकी ने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी, याद रखना कि जब दिया बुझने वाला होता है तो वह सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। तुम्हें अपनी शांति नहीं खोनी है। उन्होंने मीरा को सावधान किया कि यह केवल संपत्ति का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा है जिसे तुम्हें बहुत ही धीरज के साथ जीतना होगा। काकी की बातों से मीरा को थोड़ा सहारा मिला और उसने अपनी हिम्मत फिर से जुटाने का फैसला किया। रात को जब सब सो गए तो शारदा बुआ ने माधव के कान भरने शुरू किए और उसे समझाया कि मीरा जानबूझकर उन्हें अपमानित कर रही है ताकि वह घर पर राज कर सके। उन्होंने माधव से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पिता ने यह घर हम सबके लिए बनाया था, लेकिन मीरा अब यहाँ किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। माधव अपने और मीरा के रिश्तों के बीच में फंस गया था, क्योंकि वह एक तरफ अपनी पत्नी पर विश्वास करता था और दूसरी तरफ बुआ के झूठे आंसुओं से प्रभावित हो रहा था। घर का वातावरण इतना भारी हो गया था कि अब वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और शांति गायब हो गई थी। शारदा बुआ ने अब घर के खर्चों और रसोई की व्यवस्था पर अपना नियंत्रण जमाने की कोशिश की और मीरा द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले दान को बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि इस घर में अब कोई फालतू का दान पुण्य नहीं होगा, क्योंकि संपत्ति को बचाना ही असली बुद्धिमानी है और मीरा केवल पैसा बर्बाद कर रही है। मीरा को यह देखकर बहुत ठेस लगी,
क्योंकि वह मानती थी कि दान देने से ही घर में बरकत आती है और यह उनके परिवार की पुरानी परंपरा थी। उसने माधव से बात करने की कोशिश की, लेकिन माधव ने उसे चुप रहने की सलाह दी ताकि घर में और अधिक क्लेश न बढ़े। मीरा ने पूरी रात जागकर बिताई और अपने मन में उठ रहे तूफानों से लड़ती रही, क्योंकि उसके सामने अब दो रास्ते थे। या तो वह सब कुछ सहती रहे या विरोध करे। अगर वह चुप रहती तो उसका आत्मसम्मान हर रोज मरता, और अगर वह बोलती तो उसके प्रिय घर की मर्यादा और शांति पूरी तरह से दांव पर लग जाती। उसने अपने ससुर की उन बातों को याद किया कि घर की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो समय की मांग होते हैं। वह समझ गई थी कि शारदा बुआ केवल रहने नहीं आई हैं, बल्कि वे इस घर की नींव को हिलाना चाहती है जिसे उसने संवारा था। गांव की चौपाल पर अब शांति निवास की चर्चा रोज होने लगी थी, और कुछ लोग मीरा का पक्ष ले रहे थे तो कुछ बुआ की बातों में आकर उसे गलत समझ रहे थे। गांव के मुखिया ने भी इस मामले पर गौर करना शुरू किया, क्योंकि शांति निवास गांव की प्रतिष्ठा का प्रतीक था और वहां का कलह गांव की एकता को प्रभावित कर रहा था। अफवाहें यहां तक उड़ने लगीं कि मीरा ने अपनी बुआ सास के साथ मारपीट की है, जो सरासर झूठ था, लेकिन लोग मिर्च मसाला लगाकर बातें फैलाने में माहिर थे। मीरा के कानों तक जब ये बातें पहुंचीं तो उसका हृदय करुणा और क्रोध से भर गया, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब शांति निवास में वह पुरानी खुशबू नहीं रही थी और हर कोने में केवल तनाव और अविश्वास का साया मंडरा रहा था, जिससे घर के पौधे भी मुरझाने लगे थे। मीरा ने महसूस किया कि तुलसी का वह पौधा जिसकी वह रोज पूजा करती थी, अब सूखने लगा था, जैसे वह भी घर की स्थिति पर आंसू बहा रहा हो। घर की दीवारों पर जमी वह चमक अब धुंधली पड़ गई थी, और रसोई की महक भी अब पहले जैसी सुखद और तृप्त करने वाली नहीं रह गई थी। मीरा को लगा कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका यह प्यारा घर केवल एक याद बनकर रह जाएगा, और वह ऐसा कभी नहीं होने देना चाहती थी। शारदा बुआ ने अब अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ और रिश्तेदारों को बुलाने का संदेश भेज दिया, ताकि वे सब मिलकर मीरा और माधव पर दबाव बना सकें और संपत्ति का बंटवारा कर सकें। उन्होंने गांव के पटवारी से भी गुपचुप तरीके से मुलाकात की और घर के बेचने के बाद 12 के बाद है कि बड़ी सान में बेचने के बाद है और कास के बाद हा के 12 के बाद कागजातों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जिससे उनका असली चेहरा सामने आ गया। मीरा ने उन्हें पटवारी के साथ बात करते देख लिया और अब उसे पक्का यकीन हो गया कि यह कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उसके मन में अब डर की जगह एक नई हिम्मत ने जन्म लिया था, जिसने उसे लड़ने के लिए तैयार किया। काकी एक बार फिर मीरा से मिलने आईं और उन्होंने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक स्त्री ने अपने साहस से पूरे राज्य को बर्बादी से बचाया था और मर्यादा की रक्षा की थी। काकी ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा कि बेटा, शेरनी जब तक चुप रहती है, सियार उसे कमोर समझते हैं। तुम्हें अब अपनी आवाज़ बुलंद करनी ही होगी। उन्होंने मीरा को समझाया कि मर्यादा का अर्थ केवल सहना नहीं होता, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी मर्यादा का ही एक बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। मीरा ने काकी की बातों को अपने हृदय में उतारा और अपनी योजना बनाने लगी, जिससे वह इस सच्चाई को सबके सामने ला सके। गांव में एक वार्षिक पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें शांति निवास के परिवार को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। लेकिन शारदा बुआ ने मीरा को वहां जाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने बहाना बनाया कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं है और वह घर की सफाई करेगी, जबकि वे खुद सज धज कर गांव वालों के सामने अपनी महानता का ढोंग करने चली गईं। मीरा ने इस अपमान को बड़े धैर्य से सहा और घर पर रहकर ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे इस संकट से निकलने का सही रास्ता दिखाएं और बुद्धि प्रदान करें। उसे पता था कि सच को ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता, और एक दिन सूरज की रोशनी उसे जरूर उजागर करेगी। माधव ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि जब से बुआ आई है, मीरा का चेहरा मुरझा गया है और घर की सुख सुविधाओं में कमी आने लगी है, जो उसे खटकने लगा था। एक रात उसने बुआ को छिपकर किसी से फोन पर बात करते सुना, जिसमें वे घर बेचने
और शहर जाकर बसने की योजना के बारे में बात कर रही थीं और बहुत खुश थीं। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी बुआ इस घर को बर्बाद करने का ऐसा घिनौना सपना देख सकती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने मीरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बुआ के बहकावे में आकर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह घर में एक बड़ी बहस हुई जब बुआ ने जबरदस्ती संदूक की चाबियां मीरा से छीनने की कोशिश की और उसे बुरा भला कहने लगीं, जिसे सुनकर गांव के पड़ोसी भी जमा हो गए। मीरा ने शांति से चाबियां अपने पास रखीं और कहा कि बुआ जी, ये चाबियां केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस घर के विश्वास और मर्यादा की धरोहर है। बुआ ने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपनी नहरों की गरिमा से उन्हें रोक दिया, जिससे बुआ और भी अधिक चिढ़ गईं और जोर जोर से रोने लगीं। यह तमाशा अब गांव की सीमाएं पार कर चुका था और हर कोई शांति निवास की इस नई मुसीबत के बारे में चर्चा कर रहा था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने माधव को बुलाया और उसे समझाया कि उसके घर की बातें अब सरेआम हो रही हैं, जो उसके खानदान की प्रतिष्ठा के खिलाफ है और इसे तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि माधव, तुम एक समझदार व्यक्ति हो। तुम्हें अपनी पत्नी और अपने घर की रक्षा खुद करनी होगी, वरना समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम अपमानित होगे। माधव ने सिर झुकाकर सबकी बातें सुनी और उसे अपनी जिम्मेदारी का बोध हुआ कि वह अब और चुप नहीं रह सकता और उसे मीरा का साथ देना ही होगा। उसके मन में अपनी पत्नी के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने अकेले ही इतनी बड़ी मुसीबत का सामना बहुत ही बहादुरी से किया था। मीरा ने अब तय कर लिया था कि वह गांव की अगली पंचायत में इस मामले को सबके सामने रखेगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, ताकि फिर कोई संदेह न रहे। उसने चुपके से उन सभी सबूतों और कागजातों को इकट्ठा किया जो बुआ की साजिश को साबित कर सकते थे और जिन्हें बुआ ने छिपाकर रखने की कोशिश की थी। वह जानती थी कि यह कदम उठाना उसके लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और घर की शांति के लिए वह यह कीमत चुकाने को तैयार थी। उसने अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने माथा टेका और जीत का आशीर्वाद मांगा, ताकि वह सत्य के मार्ग पर अडिग रह सके और सफल हो। शारदा बुआ को थोड़ा शक होने लगा था कि मीरा कुछ बड़ा करने वाली है, इसलिए उन्होंने उसे डराने धमकाने का सिलसिला तेज कर दिया और उसे घर से निकालने की धमकी देने लगीं। उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं गांव भर में तुम्हें बदनाम कर दूंगी और तुम्हारा जीना दूभर कर दूंगी, जिससे तुम कभी सर नहीं उठा पाओगी। मीरा ने बिना डरे उनकी आंखों में झांका और कहा कि बुआ जी, बदनाम वह होता है जो गलत काम करता है। सत्य को कभी किसी के प्रमाण या डर की जरूरत नहीं होती। बुआ उसकी इस निडरता को देखकर अंदर ही अंदर काम गईं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ तौर पर अब नजदीक दिखाई देने लगी थी। उस रात शांति निवास में सन्नाटा तो था, लेकिन वह शांति वाला सन्नाटा नहीं था, बल्कि किसी बड़े तूफान के आने से पहले की वह भारी खामोशी थी जो सबको डरा रही थी। मीरा ने रसोई में जाकर आखिरी बार सबके लिए भोजन बनाया और मन ही मन प्रार्थना की कि कल सब कुछ ठीक हो जाए और उसका घर फिर से महकने लगे। माधव उसके पास आया और उसने मीरा का हाथ थामकर कहा कि मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे अपने पति का समर्थन मिल गया था, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। चांदनी रात में हवेली के ऊंचे मीनार किसी प्रहरी की तरह खड़े थे, जैसे वे भी कल होने वाले न्याय का इंतजार कर रहे हों और मीरा को अपनी सुरक्षा का आश्वासन दे रहे हों। गांव की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन हर घर में शांति निवास की ही बातें हो रही थीं और लोग कल की पंचायत का बेसब्री से इंतजार कर रहे। मीरा ने अपनी आंखों में एक नई चमक के साथ रात का इंतजार किया और खुद को मानसिक रूप से उस कठिन चुनाव के लिए तैयार किया जो उसे करना था। उसे पता था कि कल का सूरज एक नया बदलाव लेकर आएगा, जो उसके और उसके अगले दिन की सुबह जब सूरज की किरणें शांति निवास के आंगन में बिखरीं, तो वे पहले जैसी सुनहरी और सुखद नहीं लग रही थीं।
बल्कि उनमें एक प्रकार का भारीपन महसूस हो रहा था जो पूरे वातावरण को बोझिल बना रहा था। मीरा ने देखा कि शारदा बुआ चुपके से ससुर जी के बंद कमरे की पुरानी अलमारी की तलाशी ले रही थीं और उनके हाथ में कुछ पीले पड़ चुके पुराने कागजात थे जिन्हें देखकर उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। यह दृश्य देखकर मीरा का हृदय अचानक बैठ गया, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि उन कागजों में इस घर की पूरी वसीयत और मान मर्यादा का गहरा विवरण छिपा हुआ था, जिसे बुआ अब किसी भी तरह हड़पना चाहती थी। मीरा ने तय किया कि वह अब और अधिक चुप नहीं रहेगी और उसने बहुत ही सावधानी से बुआ की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया, ताकि वह उनके असली इरादों को पूरी तरह समझ सके। उसने देखा कि बुआ रात के सन्नाटे में घर के पिछले दरवाजे से किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलने जाती थीं और उसे कुछ गुप्त दस्तावेज सौंपती थीं, जो इस घर की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। वह व्यक्ति गांव का एक कुख्यात जमीन का दलाल था, जिसकी नज़र काफी समय से इस भव्य हवेली और इसके आसपास की उपजाऊ भूमि पर टिकी हुई थी और वह इसे औने पौने दाम में हथियाने की फिराक में था। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, मीरा ने साहस जुटाकर बुआ के कमरे की तलाशी ली और उसे वह फर्जी वसीयतनामा मिल गया जिसे बुआ ने किसी शहर के वकील की मदद से जालसाजी करके तैयार करवाया था। उस कागज पर ससुर जी के जाली हस्ताक्षर किए गए थे और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि घर की सारी पहली के कहाँ से अर्थात तैयार करवाया था। संपत्ति शारदा बुआ के नाम कर दी गई है और मीरा को बेदखल किया जा रहा है। मीरा के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में क्रोध और दुख के आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई अपना ही इस तरह पीठ में छुरा घोंप सकता है। उसी शाम गांव की काकी फिर से मीरा के पास आईं और उन्होंने देखा कि मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया है और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दृढ़ संकल्प का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा है। काकी ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत स्वर में केवल है कुलिंग दूर है के लिए और काकी पर हाथ रखा एक वाक्य कहा कि बेटी, जब सत्य की मशाल जलती है तो अंधकार को हर हाल में भागना ही पड़ता है। बस तुम अपनी लौ को कभी बुझने मत देना। काकी की इस एक बात ने मीरा के भीतर सोए हुए साहस को पूरी तरह जगा दिया और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब इस अपमान को और अधिक सहन नहीं करेगी। माधव जब घर लौटा तो उसने देखा कि मीरा बहुत शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक अलग तरह की शक्ति थी जो वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था, और उसने मीरा से इसका कारण पूछा। मीरा ने बिना कुछ छिपाए माधव को वह जाली वसीयतनामा दिखा दिया, जिसे देखकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी अपनी बुआ ऐसा घिनौना काम कर सकती है। माधव का खून खौल उठा और उसने तुरंत बुआ से बात करने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया और कहा कि अभी सही समय नहीं आया है, हमें इसे सबके सामने उजागर करना होगा। गांव में यह खबर धीरे धीरे फैलने लगी कि शांति निवास की असली वसीयत मिल गई है और जल्द ही घर का मालिकाना हक बदलने वाला है, जिससे गांव के लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि मीरा को अब घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह केवल एक बहू है, जबकि कुछ लोग मीरा के पक्ष में खड़े थे और बुआ की मंशा पर संदेह कर रहे थे। मीरा ने महसूस किया कि गांव की पंचायत ही अब एकमात्र रास्ता है जहां वह अपना पक्ष रख सकती है और अपने आत्मसम्मान के साथ साथ इस घर की मर्यादा को भी पूरी तरह से बचा सकती है। शारदा बुआ अब और भी अधिक आक्रामक हो गई थी और उन्होंने मीरा के खाने में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया था, जैसे कि वह उस घर की कोई तुच्छ नौकरानी हो जिसे वे जब चाहें निकाल सकती हैं। उन्होंने घर के पुराने वफादार नौकरों को भी डराना धमकाना शुरू कर दिया और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी अगर उन्होंने मीरा की कोई भी बात मानी या उसकी मदद करने की कोशिश की। नौकर बेचारे असमंजस में थे, लेकिन उनके दिल में मीरा के लिए अगाध श्रद्धा थी, क्योंकि उसने उन्हें हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही सम्मान और स्नेह दिया था। मीरा ने चुपके से शहर जाकर एक ईमानदार वकील से सलाह ली और उन्हें वह जाली दस्तावेज दिखाए, जिन्होंने पुष्टि की कि ये कागज पूरी तरह से फर्जी है
और कानूनी रूप से इनका कोई महत्व नहीं है। वकील ने मीरा को समझाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच उसके साथ है, और अगर वह सही समय पर सही कदम उठाएगी तो जीत निश्चित रूप से उसकी ही होगी। मीरा ने अपनी सारी जमा पूंजी उस वकील की फीस देने में लगा दी, क्योंकि उसके लिए पैसे से बढ़कर उसके चरित्र की शुद्धि और घर की पवित्रता को बचाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे पंचायत का दिन नजदीक आ रहा था, घर का तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था और हवा में एक ऐसी कड़वाहट घुल गई थी जिसे हर कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। शारदा बुआ ने अब गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें संपत्ति का लालच देना शुरू किया और मीरा के खिलाफ झूठे गवाह तैयार करने की भी पूरी कोशिश की। वे चाहती थीं कि पंचायत में मीरा को एक चरित्रहीन और लालची स्त्री के रूप में पेश किया जाए, ताकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास न करे और वह पूरी तरह अकेली पड़ जाए। मीरा ने रात के अंधेरे में अपने ससुर की तस्वीर के सामने बैठकर बहुत देर तक बातें कीं और उनसे शक्ति मांगी, ताकि वह इस कठिन परीक्षा में सफल हो सके और उनके नाम को कलंकित होने से बचा सके। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तस्वीर से उसे कोई आशीर्वाद मिल रहा हो और उसके मन की सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगी हों, जिससे उसे एक अद्भुत मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त हुई। उसने तय किया कि वह पंचायत में केवल एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि इस घर की रक्षक और मर्यादा की प्रतिमूर्ति बनकर अपनी आवाज बुलंद करेगी और सत्य को सबके सामने लाएगी। गांव के मंदिर में जब मीरा पूजा करने गई, तो उसने देखा कि पुजारी जी भी उसे बहुत ही दया भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो और वे उसे अपना मौन समर्थन दे रहे हों। पुजारी जी ने उसे प्रसाद देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए अपनी आस्था पर पूरा भरोसा रखो और धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होना। मीरा को भगवान के घर में मिली इस सांत्वना ने उसकी हिम्मत को दुगुना कर दिया और वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बुआ ने एक आखिरी चाल चलते हुए मीरा को धमकी दी कि अगर वह खुद चुपचाप घर छोड़कर नहीं गई, तो वे उसके मायके वालों को बदनाम कर देंगी और उनके खिलाफ भी झूठे केस दर्ज करवा देंगी। मीरा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि बुआ जी, आप जितना गिरना चाहती हैं, गिर जाइए, लेकिन याद रखिए कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है और अब आपके अंत का समय आ गया है। बुआ उसकी इस निडरता को देखकर सन्न रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सीधी सादी दिखने वाली लड़की इतनी कठोर और साहसी भी हो सकती है। माधव ने गांव के उन लोगों से गुपचुप मुलाकात की जो बुआ की साजिशों से अनजान थे और उन्हें सारी सच्चाई बताई, ताकि वे भी पंचायत के समय न्याय का साथ दें और किसी के बहकावे में न आए। गांव के युवकों ने माधव का साथ देने का वादा किया, क्योंकि वे मीरा का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन की तरह ही माना था और उसके गुणों की प्रशंसा की थी। इस तरह धीरे धीरे मीरा के पक्ष में एक मजबूत आधार तैयार होने लगा था, जो बुआ की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त था और न्याय की उम्मीद जगा रहा था। घर की रसोई में अब चूल्हा बहुत कम जलता था, क्योंकि मीरा को अब रसोई में जाने से मना कर दिया गया था। लेकिन वह चुपचाप आंगन के एक कोने में अपने लिए और माधव के लिए थोड़ा बहुत भोजन बना लेती थी। उसने अपने अपमान के इन घूंटों को जहर की तरह पी लिया था, ताकि वह अंतिम समय में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सके और अपने अधिकारों को फिर से प्राप्त कर सके। उसकी सादगी अब एक तपस्या में बदल गई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज आ गया था जिसे देखकर लोग खुद उसके सम्मान में अपना सिर झुका देते थे। पंचायत से एक दिन पहले की रात को बहुत तेज बारिश हुई, जैसे प्रकृति भी शांति निवास के भीतर जमा हुई गंदगी को धोने की कोशिश कर रही हो और आने वाले कल के लिए धरती को साफ कर रही हो। बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गरज ने वातावरण को और भी गंभीर बना दिया था। लेकिन मीरा अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठी थी और अपनी गवाही के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रही थी। उसने उन सभी कागजों को एक लाल कपड़े में लपेट कर रखा था जो कल उसकी ढाल बनने वाले थे और उसे न्याय दिलाने वाले थे। शारदा बुआ को रात भर नींद नहीं आई।
क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर यह डर सता रहा था कि अगर उनकी पोल खुल गई तो गांव में उनका मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा और उनकी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। वे बार बार वसीयतनामा को देख रही थीं और सोच रही थी कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने से रोक दिया था। उन्होंने तय किया कि वे पंचायत में केवल चिल्लाकर और रोकर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगी और मीरा को गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगी। अगली सुबह जब गांव की चौपाल पर पंचायत जुटी तो वहां पूरा गांव उमड़ पड़ा था, क्योंकि हर कोई शांति निवास के इस ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बनना चाहता था जो उस घर की किस्मत बदलने वाला था। मुखिया जी ने बड़े ही गंभीर स्वर में सभा की शुरुआत की और दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया, जिससे वातावरण में एक तनावपूर्ण चुप्पी छा गई जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। मीरा ने अपने सिर पर पल्लू ठीक किया और बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से पंचायत के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे उसकी सादगी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। शारदा बुआ ने सबसे पहले बोलना शुरू किया और उन्होंने अपनी आवाज में बनावटी दर्द भरकर मीरा पर आरोप लगाया कि वह घर की संपत्ति हड़पना चाहती है और उन्हें प्रताड़ित कर रही है ताकि वे घर छोड़ दें। उन्होंने अपना वह जाली वसीयतनामा सबके सामने लहराया और दावा किया कि उनके भाई ने मरते समय यह उन्हें दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी बहू पर जरा भी भरोसा नहीं था और वे दुखी थे। गांव के लोग बुआ की लच्छेदार बातों में आने लगे थे और कुछ लोग तो मीरा की ओर घृणा भरी नजरों से देखने लगे थे, जिससे मीरा का दिल टूटने लगा था। जब मीरा की बारी आई तो उसने अपनी आवाज में एक अद्भुत संयम और स्पष्टता रखते हुए कहा कि पंचों, मैं यहाँ किसी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि अपने उस घर की मर्यादा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आई हूँ। उसने बहुत ही सलीके से उन सभी घटनाओं का वर्णन किया जो बुआ के आने के बाद से घटित हुई थीं और कैसे उन्होंने घर की सुख शांति को सलन कर पा रहे धीरे धीरे जहर में बदल दिया था। मीरा के शब्दों में वह सच्चाई थी जो सीधे लोगों के दिलों को छू रही थी और लोग अब बुआ की बातों पर संदेह करने के लिए पूरी तरह मजबूर हो रहे थे। मीरा ने फिर वह असली वसीयतनामा पंचायत के सामने पेश किया जो उसे ससुर जी के गुप्त संदूक के एक गुप्त खाने में मिला था और जिसे बुआ कभी ढूंढ नहीं पाई थी और जो पूरी तरह से प्रमाणित था। उस असली कागज में साफ लिखा था कि माधव और मीरा ही इस घर के असली उत्तराधिकारी हैं और शारदा बुआ को केवल उनकी जरूरत के समय मदद देने का प्रावधान किया गया था। यह देखकर पंचायत में हड़कंप मच गया और शारदा बुआ का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मीरा के पास इतना बड़ा और ठोस सबूत हो सकता है। उसने आगे वकील का वह पत्र भी दिखाया जिसमें बुआ के वसीयतनामे को जाली घोषित किया गया था और उन गवाहों को भी सामने लाया जिन्होंने बुआ को दलाल के साथ कागजों की अदला बदली करते हुए अपनी आंखों से देखा था। गांव के लोग अब हकीकत समझ चुके थे और हकीकत दलाल के साथों ने परवाया। उन्होंने बुआ की निंदा करना शुरू कर दिया, जिससे बुआ को अपनी हार साफ नजर आने लगी और वे वहां से भागने की कोशिश करने लगीं। मुखिया जी ने उन्हें वहीं रुकने का आदेश दिया और कहा कि जब तक न्याय का पूरा फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई भी इस सभा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मीरा ने अंत में कहा कि मेरे लिए यह घर केवल एक संपत्ति नहीं है बल्कि यह मेरी पहचान और मेरे संस्कारों की नींव है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर बिखरने नहीं दूंगी और इसकी रक्षा करूंगी। उसके इस साहसी वक्तव्य ने पूरे गांव को निरुत्तर कर दिया और लोगों ने तालियां बजाकर मीरा के साहस की सराहना की, जो एक साधारण बहू से एक महान नारी बन चुकी थी। अब बारी पंचायत के निर्णय की थी, जो यह तय करने वाला था कि अपराधी को क्या सजा दी जानी चाहिए और घर की मर्यादा को फिर से कैसे स्थापित किया जाए। भाग 3 के इस पड़ाव पर मीरा ने अपने साहस से सत्य की पहली सीढ़ी चढ़ ली है और बुआ की साजिशों का पर्दाफाश कर दिया है, जिससे न्याय की किरण अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। गांव वाले अब मीरा की गरिमा को पहचान गए हैं और बुआ के चेहरे से वह नकाब उतर चुका है जो उन्होंने इतने दिनों से पहन रखा था और जिसे वे सच बता रही थीं। अब समय आ गया था
जब शांति निवास को उसकी के काम पर कर पुरानी चमक वापस मिलने वाली थी और अशांति का वह काला बादल हमेशा के लिए छंटने वाला था। पंचायत की उस विशाल सभा में सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी और सभी ग्रामीण मुखिया जी के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। मीरा के साहसी खुलासे के बाद शारदा बुआ का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था और वे अपनी नजरों को इधर उधर चुरा रही थीं, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो। मुखिया जी ने अपनी लंबी सफेद मूंछों पर हाथ फेरते हुए बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि आज जो कुछ भी इस पवित्र चौपाल पर सामने आया है, उसने गांव की मर्यादा और शांति निवास की प्रतिष्ठा को एक गहरा धक्का पहुंचाया है। शारदा बुआ ने एक बार फिर रोने का नाटक करते हुए चिल्लाना शुरू किया कि यह सब झूठ है और मीरा ने गांव के कुछ लड़कों को पैसे देकर मेरे खिलाफ खड़ा किया है ताकि वह मुझे अपमानित कर सके। उन्होंने मुखिया जी के चरणों में गिरने की कोशिश की, लेकिन मुखिया जी ने उन्हें सख्ती से पीछे हटने का इशारा किया और कहा कि सबूत कभी झूठ नहीं बोलते शारदा, और ये दस्तावेज तुम्हारी सारी नीयत साफ साफ बयां कर रहे हैं। गांव की महिलाएं जो अब तक चुप थीं, अब बुआ की इस गिरी हुई हरकत पर थू थू करने लगी थीं और उन्हें बुरा भला कहने लगी थीं। तभी उस भीड़ में से वह जमीन का दलाल भी बाहर निकल आया, जिसे गांव के युवाओं ने पकड़ लिया था, और उसने डरते हुए सबके सामने कबूल किया कि बुआ ने उसे हवेली बेचने का लालच दिया था। उसने बताया कि कैसे बुआ ने शहर के एक जालसाज वकील से मिलकर नकली अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर बनवाए थे ताकि वे इस पुश्तैनी जायदाद को औने पौने दाम में बेचकर शहर भाग सके। इस सच्चाई के सामने आते ही पूरी पंचायत में शोर मच गया और लोग शारदा बुआ को गांव से बाहर निकालने की मांग करने लगे, क्योंकि उन्होंने एक नेक बहू का अपमान किया था। माधव, जो अब तक अपने भीतर के द्वंद्व से जूझ रहा था, अचानक आगे आया और उसने अपनी बुआ की आंखों में देखते हुए बहुत ही कड़े लहजे में कहा कि आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। उसने बड़े ही दुख के साथ कहा कि मैंने आपको अपनी माँ के समान सम्मान दिया था, लेकिन आपने मेरे घर की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की और मेरी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ उछाला। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू उसकी जीत और अपने पति के अटूट विश्वास के थे, जो उसे पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रहे थे। मुखिया जी ने अंत में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शारदा को तुरंत इस गांव की सीमा से बाहर जाना होगा और वे कभी भी शांति निवास की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगी। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि बुआ को संपत्ति का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने धोखे और जालसाजी का सहारा लिया था, जो हमारे गांव के नियमों के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मीरा से माफी मांगी कि उन्होंने अफवाहों पर विश्वास किया और उसे गलत समझा, जिससे मीरा का मान और भी ज्यादा बढ़ गया, जो सबके सामने स्पष्ट था। शारदा बुआ को गांव के 2 सिपाहियों की निगरानी में हवेली ले जाया गया ताकि वे अपना सामान समेट सकें और शाम होने से पहले गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएं। शांति निवास की दहलीज पर कदम रखते ही बुआ को अपनी हार का एहसास हुआ और उन्होंने देखा कि घर के नौकर भी अब उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देख रहे थे। मीरा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि वह उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी जिसने उसके हंसते खेलते घर को श्मशान बनाने की कोशिश की थी और मर्यादा को ठेस पहुंचाई थी। बुआ ने अपने भारी संदूक को खुद ही घसीटते हुए बाहर निकाला, क्योंकि किसी भी नौकर ने उनकी मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, जो उनके अहंकार पर एक बहुत बड़ी और करारी चोट थी। वे जाते जाते भी मीरा को बद्दुआएं दे रही थीं, लेकिन उनकी आवाज में अब वह दम नहीं था। वह केवल एक हारी हुई और लज्जित औरत की छटपटाहट मात्र थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार से बाहर निकलीं, गांव के बच्चों ने तालियां बजाईं, जैसे किसी बड़ी बला से छुटकारा मिल गया हो और शांति निवास की हवा फिर से साफ हो गई हो। शांति निवास के मुख्य द्वार के बंद होते ही मीरा ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली, जैसे उसके सीने पर रखा हुआ कोई बहुत भारी पत्थर अचानक से हट गया हो। उसने सबसे पहले पूरे घर में गंगाजल छिड़कने का फैसला किया ताकि बुआ के नकारात्मक प्रभाव और उनकी बुरी यादों को घर के हर एक कोने से पूरी तरह मिटाया जा सके। माधव ने खुद मीरा की
मीरा की बोदों में खुद बोदों में हलकर, थर से बोरी घर में हलकर की जान के कर अचानक से हलकर कर अचानक मदद की, और उन्होंने मिलकर घर की गहरी सफाई शुरू की, जिससे घर के वातावरण में फिर से वही पुरानी पवित्रता और शांति धीरे धीरे लौटने लगी थी और मन प्रसन्न था। शाम के समय मीरा ने रसोई घर की सफाई की और चूल्हे को लीपकर उस पर पहली बार केसरिया खीर बनाने की तैयारी की, जो घर में किसी बड़ी खुशी के अवसर पर बनाई जाती थी। रसोई की दीवारों पर फिर से मसालों की सौंधी महक और दूध की मिठास बसने लगी थी, जिससे घर के पालतू जानवरों ने भी खुशी से चहकना और शोर मचाना शुरू कर दिया था। मीरा के हाथों में अब वही पुरानी फुर्ती और जादू वापस आ गया था, और वह पूरी तन्मयता के साथ अपने परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही थी, जो सबको तृप्त करेगा। गांव की काकी और कुछ अन्य महिलाएं शाम को मीरा से मिलने आईं, और वे अपने साथ ताजे फूलों के हार और कुछ फल लेकर आई थीं, ताकि मीरा की जीत का जश्न मना सकें। काकी ने मीरा के माथे को चूमते हुए कहा कि आज तुमने न केवल अपना घर बचाया है, बल्कि इस गांव की हर बहू को आत्मसम्मान के साथ जीने का एक नया और साहसपूर्ण रास्ता दिखाया है। मीरा ने सभी महिलाओं को प्रेमपूर्वक खीर खिलाई और सबका आभार व्यक्त किया कि अंत में उन्होंने सत्य का साथ दिया और न्याय की गरिमा को पूरी तरह से बनाए रखा। माधव ने आंगन में लगे उस सूखे हुए तुलसी के पौधे की जगह एक नया और हरा भरा पौधा लगाया, और मीरा ने बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें जल अर्पित कर अपनी पूजा संपन्न की। उन्होंने मिलकर घर के मुख्य द्वार पर फिर से सुंदर रंगोली बनाई और दीपक जलाए, जिससे शांति निवास फिर से दीपावली की तरह जगमगा उठा और उसकी खोई हुई रौनक वापस आ गई। गांव के लोग जो हवेली के पास से गुजर रहे थे, वे रुककर उस रोशनी को निहार रहे थे और मन ही मन मीरा के अटूट धैर्य और साहस की काफी प्रशंसा कर रहे थे। रात के समय शांति निवास के दालान में बहुत समय बाद एक शांतिपूर्ण और प्रेममयी सभा बैठी, जहां माधव, मीरा और घर के पुराने नौकरों ने साथ बैठकर भोजन किया और पुरानी यादें ताज़ा कीं। माधव ने मीरा से वादा किया कि भविष्य में वह कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में नहीं आएगा और हमेशा अपनी पत्नी के फैसले का पूरा सम्मान करेगा और साथ देगा। मीरा पत्नी में साथ बैठक ने मुस्कुराते हुए कहा कि घर की मजबूती दीवारों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और सम्मान से होती है, और आज वह विश्वास जीत गया है। घर के बड़े संदूक में रखे हुए पूर्वजों के गहने और रेशमी कपड़े अब फिर से सुरक्षित थे, और मीरा ने उन्हें बड़ी सावधानी से व्यवस्थित करके उनकी पुरानी जगह पर पूरी तरह वापस रख दिया। उसने उन जाली कागजातों को अपने ही हाथों से आग के हवाले कर दिया, ताकि उस कड़वे अतीत का कोई भी निशान घर में बाकी न रहे और एक नई शुरुआत हो सके। आग की लपटों को देखते हुए मीरा ने महसूस किया कि उसके भीतर का सारा डर और संकोच भी उन कागजों के साथ ही जलकर पूरी तरह राख हो गया है और शक्ति आई है। शांति निवास की दीवारों पर जमी वह धूल अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और हवेली का हर कोना फिर से मुस्कुराने लगा था, जैसे वह भी इस नए बदलाव से बहुत खुश हो। मीरा ने खिड़कियों के पर्दे बदल दिए और घर में ताजे फूलों की महक बिखेर दी, जिससे आने जाने वालों को एक सकारात्मक और सुखद ऊर्जा का अनुभव होने लगा था। माधव ने भी अपने काम में नई ऊर्जा महसूस की और वह अब दोगुने उत्साह के साथ खेतों की देखभाल करने लगा था, क्योंकि उसका मन अब पूरी तरह बोझ से मुक्त और शांत था। गांव के मुखिया जी ने अगले दिन मीरा को गांव की महिला समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, ताकि वह अन्य महिलाओं को भी उनके अधिकारों और आत्मसम्मान के प्रति जागरूक कर सके। मीरा ने इस जिम्मेदारी को बड़े ही विनय के साथ स्वीकार किया और कहा कि अन्य महिलाओं को आत्मसम्मान के प्रति गारो और आत्मसम्मान के प्रति कार्य करे, मन कर के साथ स्वीकार किया। वादा किया कि वह हमेशा न्याय और सत्य के पथ पर चलकर समाज की सेवा करेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। इस तरह मीरा की वह जीत केवल एक घर की जीत नहीं, बल्कि पूरे गांव की नैतिक जीत बन गई थी, जिसने समाज को एक नया आईना दिखाया। जैसे जैसे रात गहराती गई, शांति निवास के ऊपर का आसमान तारों से भर गया और एक शीतल मंद हवा चलने लगी, जो मन को असीम सुकून और शांति प्रदान कर रही थी।
मीरा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और उसे लगा कि आज चांद की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा सफेद और शीतल है, जैसे वह उसके संघर्ष को अपनी चांदनी से सहला रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया और उसे हारने नहीं दिया, बल्कि उसे और भी अधिक मजबूत बनाया। घर के नौकरों ने भी चैन की नींद ली, क्योंकि अब उन्हें किसी की डांट फटकार या बेदखली का डर नहीं था और वे अपने पुराने मालिक और मालकिन के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे थे। रामू काका, जो सबसे पुराने नौकर थे, उन्होंने मीरा से कहा कि बहू जी, आज इस घर में फिर से वही पुरानी आत्मा लौट आई है जो ससुर जी के समय में हुआ करती थी। मीरा ने उनके पैर छुए और कहा कि काका, आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो पाया है। आप ही इस घर की असली धरोहर है। अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसे वह पुरानी ताजगी और उत्साह फिर से महसूस हुआ जो वह काफी समय से भूल चुकी थी, और वह फिर से अपने दैनिक कार्यों में जुट गई। उसने पंछियों के लिए दाना डाला और गाय को ताज़ा चारा खिलाया, जो शांति निवास की परंपरा का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे बुआ ने बंद करवा दिया था। चहचहाते हुए पक्षी जैसे मीरा का आभार मान रहे थे और पूरे वातावरण में एक नई उमंग और उत्साह का संचार कर रहे थे, जो बहुत सुखद और शांतिदायक था। गांव के बाजार में जब माधव गया तो लोगों ने उसका हाथ थामकर उसे बधाई दी और मीरा की बहादुरी के किस्से सुनाए, जिसे सुनकर माधव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी ने न केवल अपना आत्मसम्मान बचाया, बल्कि उसके पूरे खानदान की नाक कटने से भी बचा ली थी, जो एक बहुत बड़ा एहसान था। उसने शहर से मीरा के लिए कुछ सुंदर चूड़ियां और उसकी पसंद की मिठाई खरीदी, ताकि वह शाम को उसके साथ अपनी खुशी को और भी साझा कर सके और उसे प्रेम का उपहार दे सके। शांति निवास में अब फिर से उत्सवों की योजना बनने लगी थी और आने वाले त्योहारों के लिए घर की सजावट की लिस्ट तैयार की जा रही थी, जिससे घर में रौनक रहने लगी थी। मीरा ने तय किया कि वह इस साल गांव के सभी जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएगी, ताकि घर की यह बरकत सबके साथ बांटी जा सके और सबका भला हो सके। उसकी उदारता ने गांव वालों के दिलों में उसके लिए एक ऐसा स्थान बना दिया था जिसे अब कोई भी मिटा नहीं सकता था, और सब उसे सम्मान देने लगे थे। हवेली के पिछले हिस्से में लगा वह पुराना झूला, जो सालों से बंद पड़ा था, उसे फिर से ठीक करवाया गया और मीरा शाम को उस पर बैठकर अपनी थकान दूर करने लगी। उसे याद आया कि कैसे वह बचपन में ऐसे ही झूलों पर बैठकर अपनी माँ के साथ भविष्य के सुहाने सपने देखा करती थी और खुश हुआ करती थी। आज वह खुद एक ऐसी स्थिति में थी जहाँ उसने अपने सपनों के घर को अपनी आंखों के सामने उजड़ने से बचा लिया था और उसे नया जीवन प्रदान किया था। धीरे धीरे अशांति के वे कड़वे दिन एक बुरे सपने की तरह पीछे छूटते जा रहे थे और शांति निवास की हर ईंट से अब प्रेम और विश्वास की महक आने लगी थी। मीरा का आत्मसम्मान अब उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका था, जिसे भेदना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था, और वह अब एक परिपक्व स्त्री बन चुकी थी। उसने दुनिया को सिखाया कि घर केवल ईंटों से नहीं, बल्कि उस घर की स्त्री के धैर्य, साहस और उसके अडिग चरित्र से बनता है, जो कभी हार नहीं मानती है। भाग 4 के अंत में शांति निवास फिर से अपने नाम को सार्थक कर रहा है और गांव की हवाओं में फिर से वही पुरानी मधुरता घुल गई है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। मीरा ने अपनी मर्यादा को चुनकर यह साबित कर दिया कि एक स्त्री का सम्मान ही उसके घर की सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसे कभी नहीं खोना चाहिए। अब बस एक अंतिम पड़ाव बाकी था, जहां शांति पूरी तरह से चिरस्थायी होने वाली थी और एक नई परंपरा की शुरुआत होने वाली थी जो यादगार रहेगी। अब रामपुर गांव की गलियों में एक नई सुबह का आगान हुआ था, जो अपने साथ केवल सूरज की रोशनी ही नहीं, बल्कि न्याय की एक असीम शांति लेकर आई थी। शांति निवास की दीवारें, जो कुछ समय पहले तक तनाव और उदासी के साए में डूबी हुई थीं, अब वे फिर से हंसती और खिलखिलाती हुई महसूस हो रही थी, जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। गांव का हर बच्चा
और बुजुर्ग अब मीरा के नाम को बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लेता था, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि एक नारी का धैर्य किसी भी पर्वत से अधिक विशाल और अटूट हो सकता है, और वह अपने घर की गरिमा के लिए कुछ भी कर सकती है। पूरे गांव में इस खुशी के अवसर पर एक विशाल प्रीति भोज का आयोजन किया गया था, जिसकी कमान स्वयं मीरा ने संभाली थी, और वह बहुत ही प्रसन्न लग रही थी। उसने गांव की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया था और खुद रसोई में जाकर उनके साथ मिलकर पकवान बनाए थे, ताकि प्रेम की वह भावना फिर से जीवित हो सके जो कड़वाहट के कारण दब गई थी। भोजन की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी और लोग एक दूसरे से गले मिलकर पुरानी शिकायतों को भुलाकर शांति के इस नए सवेरे का पूरे दिल से स्वागत कर रहे थे, जो एक बहुत ही सकारात्मक और सुखद संकेत था। गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों ने शांति निवास आकर मीरा को एक बहुत ही सुंदर रेशमी शॉल भेंट की, जो उसके साहस और दृढ़ संकल्प के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रतीक था। मुखिया जी ने कहा कि मीरा, तुमने आज इस गांव की नींव को फिर से मजबूत किया है और हमें सिखाया है कि सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ी वीरता और धर्म है। मीरा ने बड़े ही संकोच के साथ वह सम्मान स्वीकार किया और कहा कि यह जीत मेरी नहीं, बल्कि मेरे संस्कारों और इस मिट्टी के प्रति मेरी सच्ची निष्ठा की जीत है, जिसे मैंने हमेशा पूजा है। माधव अपनी पत्नी को इस नए रूप में देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और उसने महसूस किया कि मीरा ने बिना किसी शोर शराबे के कितनी बड़ी लड़ाई जीत ली है। उसने मीरा का हाथ थामकर कहा कि तुमने मुझे भी एक नया जीवन दिया है और मुझे सिखाया है कि घर केवल ईंटों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और आत्मसम्मान के मजबूत धागों से बनता है। उन दोनों के बीच अब एक ऐसा अटूट रिश्ता कायम हो गया था जिसे कोई भी बाहरी शक्ति कभी भी हिला नहीं सकती थी, और वे अब एक दूसरे के प्रति और भी समर्पित हो गए थे। शांति निवास की रसोई अब फिर से वैसी ही पवित्र और सुगंधित हो गई थी, जैसी मीरा के ससुर के जीवित रहने के समय हुआ करती थी, और वहां हमेशा चहल पहल रहती थी। मीरा ने पुराने बर्तनों को फिर से चमकाया और रसोई के कोने में एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया, जहां वह हर सुबह प्रार्थना करती थी और ईश्वर को धन्यवाद देती थी। घर के पुराने नौकर अब बहुत खुश थे और वे अपनी मालकिन की सेवा में पूरे मन से जुटे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाल है। गांव की युवा स्त्रियां अक्सर मीरा के पास आकर बैठती थीं और उनसे पूछती थीं कि कैसे उन्होंने इतने कठिन समय में भी अपने आप को शांत रखा और हार नहीं मानी। मीरा उन्हें बड़े ही प्यार से समझाती थी कि बेटियों, आत्मसम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह हमारे भीतर की वह आवाज है जो हमें गलत के खिलाफ खड़ा करती है। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि घर की शांति के लिए कभी कभी अपनी मर्यादा के साथ समझौता करना पड़ता है, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा को बेचना नहीं चाहिए। शारदा बुआ की वह कड़वी यादें अब धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थीं, और घर के हर कोने से वह नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जो कभी सबको डराया करती थी। मीरा ने उन सभी कमरों को फिर से खुलवाया जो बुआ ने बंद करवा दिए थे, और उनमें ताजे फूलों की मालाएं लटका दीं, ताकि हवा में खुशबू और सकारात्मकता हमेशा बनी रहे। घर के बगीचे में भी अब नए फूल खिलने लगे थे, जैसे प्रकृति भी मीरा की इस महान जीत का जश्न मना रही हो और उसे अपना पूरा आशीर्वाद और सहयोग दे रही हो। गांव की चौपाल पर अब शांति निवास के झगड़ों की जगह मीरा की बुद्धिमानी और उसकी न्यायप्रियता के किस्से सुनाए जाते थे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। लोग कहते थे कि अगर घर में मीरा जैसी बहू हो तो उस घर को कभी किसी की बुरी नजर भी तक नहीं लग सकती, और वह घर हमेशा स्वर्ग की तरह चमकता रहेगा। गांव का वातावरण अब पहले से कहीं ज्यादा सौहार्दपूर्ण और मिलनसार हो गया था, क्योंकि सबने मिलकर अन्याय को हराने का एक बहुत ही सफल और साहसी प्रयास किया था। एक रात जब आसमान में बादल घिर आए और धीमी धीमी बारिश होने लगी, तब मीरा अपने आंगन में बैठी उस मिट्टी की सौंधी खुशबू का आनंद ले रही थी, जो उसे अपनी जड़ों की याद दिला रही थी। उसने महसूस किया कि यह बारिश घर की बची कुची धूल को भी धो रही है,
और उसे एक नया और शुद्ध स्वरूप प्रदान कर रही है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। माधव उसके पास आया और उसने मीरा के कंधों पर एक चादर डाली ताकि उसे ठंड न लगे, और वे दोनों चुपचाप उस शांतिपूर्ण बारिश को निहारते रहे। घर के सभी कानूनी दस्तावेज अब माधव और मीरा के नाम पर पूरी तरह से पंजीकृत हो चुके थे, और वसीयत का वह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया था, जिससे उन्हें असीम शांति मिली। माधव ने उन सभी लोगों का कर्ज चुका दिया जो बुआ ने अपनी चालाकी से लिए थे, ताकि शांति निवास का नाम किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन में कभी बदनाम न हो सके। अब वे पूरी तरह स्वतंत्र थे और अपनी मेहनत से अपनी संपत्ति को बढ़ाने और समाज की सेवा करने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार और सक्षम हो चुके थे। एक शाम मीरा ने घर के सभी पुराने नौकरों और सहायकों के साथ मिलकर एक सामूहिक भोज किया, जहां कोई मालिक और कोई नौकर नहीं था, बल्कि सब एक ही परिवार के सदस्य थे। रामू काका की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने मीरा के हाथ से रोटी खाई और कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पुराने मालिक खुद स्वर्ग से यह सब देख रहे हों। मीरा ने उन्हें गले लगाया और कहा कि काका, आप लोगों के बिना यह घर अधूरा है, और आप ही इसके असली आधार स्तंभ हैं, जिन्होंने इसे हमेशा सुरक्षित रखा है। मीरा अक्सर अपने ससुर की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे बातें करती थी और उन्हें बताती थी कि कैसे उसने उनकी दी हुई विरासत और इस घर के सम्मान को हर हाल में बचा लिया है। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे तस्वीर से उनके ससुर मुस्कुरा रहे हों और उसे शाबाशी दे रहे हों कि उसने एक बेटी की तरह उनके मान को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। इस एहसास ने मीरा के भीतर की बची हुई थकान को भी मिटा दिया और उसे एक नई ऊर्जा और संकल्प से पूरी तरह भर दिया, जो अद्भुत था। गांव के बच्चे अब शाम को शांति निवास के आंगन में खेलने आते थे और मीरा उन्हें गुड़ की डलियां और कहानियां सुनाती थी, जिससे घर का सन्नाटा अब बच्चों की मधुर हंसी में बदल गया था। वह उन्हें अक्सर ऐसी कहानियां सुनाती थी जिनमें साहस कहानियां था, ईमानदारी और बड़ों के प्रति सम्मान का संदेश छिपा होता था, ताकि वे बचपन से ही अच्छे संस्कार सीख सकें। बच्चों के लिए मीरा अब कहानी वाली ताई बन गई थी, जिससे उनका बहुत गहरा और प्यारा रिश्ता बन गया था और वे उसे बहुत चाहते थे। मीरा ने महसूस किया कि जिस दिन उसने आत्मसम्मान और घर के बीच चुनाव किया था, वह उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण था, लेकिन वही उसके जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। अगर वह उस दिन चुप रह जाती, तो आज वह अपनी नहरों में गिर चुकी होती और यह घर भी शायद उसके हाथ से निकल चुका होता, जो उसके लिए असहनीय होता। उसने सीखा कि जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो पूरी कायनात हमारी मदद के लिए आगे आती है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती है। त्योहारों का समय नजदीक था और इस बार शांति निवास में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें पूरे गांव को दियों की रोशनी से जगमगाने की योजना थी। मीरा ने खुद बाजार जाकर मिट्टी के दिए खरीदे और उन्हें घर की मुंडेरों पर सजाने के लिए कहा, ताकि अंधकार का नामो निशान भी इस घर के आसपास कहीं भी बाकी न रहे। घर की हर खिड़की और दरवाजा फूलों और रोशनी से भरा हुआ था, जो दूर से ही शांति निवास की भव्यता और उसकी नई पहचान को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा था। माधव ने मीरा के लिए शहर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरी साड़ी और जेवर खरीदे थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहे थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक ला रहे थे। मीरा ने जब वे गहने पहने तो उसे अपनी पुरानी गरिमा और उस वैभव का एहसास हुआ जो एक बात को फलो वर्मा थे। वह इस संघर्ष के बीच कहीं न कहीं पूरी तरह से भूल चुकी थी। माधव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम इस घर का सबसे कीमती गहना हो मीरा, और तुम्हारे बिना यह सब चमक धमक बिल्कुल फीकी और बेमानी है। रात के दूसरे पहर में जब चांद अपने पूरे शबाब पर था, मीरा ने घर के मुख्य द्वार पर आखिरी दीपक जलाया और उसकी लौ को बहुत देर तक एकटक बिना पलक झपकाए निहारती रही। उसे महसूस हुआ कि यह लौ केवल आग नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर के उस अटूट विश्वास की ज्योति है जो कभी बुझनी नहीं चाहिए और सबको रास्ता दिखाएगी।
वातावरण में एक अजीब सी ठंडक और मिठास थी जो मन को शांत कर रही थी और एक सुखद नींद की ओर धीरे धीरे ले जा रही थी, जो बहुत आवश्यक थी। शांति निवास के बगीचे में लगे पुराने नीम के पेड़ की पत्तियों से छनकर आती हुई चांदनी ने आंगन में एक जादुई माहौल बना दिया था, जिसे देखकर मीरा का मन भावुक हो उठा था। वह सोचने लगी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, अंततः वही सफलता और सच्ची शांति का हकदार बनता है। उसके मन की सारी उलझनें अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थीं और उसे अपने जीवन के उद्देश्य का अब बहुत ही स्पष्ट और गहरा एहसास हो रहा था। गांव की पंचायत ने अब मीरा के सम्मान में एक छोटा सा स्मारक बनाने का निर्णय लिया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके संघर्ष और उसकी विजयगाथा से हमेशा कुछ न कुछ नया सीख सकें। मीरा ने हालांकि इस बात के लिए मना किया, लेकिन गांव वालों के प्रेम और उनकी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा, क्योंकि वे उसे अपना गौरव और आदर्श मानने लगे थे। इस तरह रामपुर गांव और शांति निवास की यह कहानी अब हर घर की कहानी बन चुकी थी, जो सत्य और मर्यादा का एक बड़ा उदाहरण थी। अनाज के कोठे अब फिर से भरे हुए थे और गांव में फसल की कटाई का समय आ गया था, जिससे घर में बरकत और खुशहाली का एक नया और बहुत बड़ा दौर शुरू होने वाला था। मीरा ने खुद खेतों पर जाकर फसल की पहली कटाई की पूजा की और भगवान का आभार माना कि उन्होंने उनके परिश्रम का फल उन्हें इतनी प्रचुरता और सफलता के साथ प्रदान किया है। किसान और मजदूर भी मीरा के आने से बहुत उत्साहित थे और वे अब और भी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करने लगे थे। मीरा और माधव ने मिलकर यह तय किया कि वे गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोलेंगे, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अच्छे नैतिक संस्कार दिए जाएंगे, ताकि गांव का भविष्य उज्जवल हो। इस नेक काम के लिए उन्होंने हवेली का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और मीरा खुद वहां जाकर बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ समय बिताने की योजना बनाने लगी। शिक्षा और संस्कारों की यह नई ज्योत अब पूरे गांव को एक नई दिशा और एक नई सकारात्मक सोच देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे जैसे रात अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ रही थी, शांति निवास का हर कोना अब एक गहरी और मीठी नींद के आगोश में समाने लगा था, जहां केवल सुखद और सुंदर सपने थे। मीरा ने अपने शयन कक्ष की खिड़की से आकाश के तारों को देखा और एक आखिरी बार गहरी सांस ली, जिसमें जीत का संतोष और भविष्य की असीम और सुखद उम्मीदें छिपी हुई थीं। वह अब एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपनी मर्यादा को बचाकर अपने पूरे संसार को एक नया और बहुत ही सुंदर अर्थ प्रदान किया था। अंत में मीरा ने अपने कमरे का दिया बुझाया और माधव के पास जाकर सो गई, यह जानते हुए कि उसका घर अब पूरी तरह सुरक्षित है और उसका आत्मसम्मान हमेशा के लिए अडिग है। गांव में अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि एक गहरी और तृप्त शांति का था, जो केवल न्याय मिलने के बाद ही किसी को महसूस होती है। इस कहानी का अंत एक ऐसी सुकून भरी रात के साथ होता है, जहां सत्य की जीत हुई है और प्रेम की विजय हुई है।